हेलो दोस्तों, एपी एजुकेशन फॉर सिविल सर्विसेज में मैं अनुराग आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आज हम चर्चा करेंगे गणित विषय पर, जिसका पहला अध्याय है संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम। तो आइए जान लेते हैं नंबरों के बारे में कि नंबर क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं, क्या होते हैं। तो संख्याओं को प्रदर्शित करने के लिए जिन तरीकों का हम प्रयोग करते हैं, संख्याओं को प्रदर्शित करने के लिए जिन तरीकों का हम प्रयोग करते हैं उसे हम संख्या पद्धति कहते हैं या नंबर सिस्टम कहते हैं। और इसके लिए जो सिस्टम हम प्रयोग करते हैं या जो तरीका हम प्रयोग करते हैं, जो पद्धति हम प्रयोग करते हैं, वो है डेसिमल नंबर सिस्टम, बाइनरी नंबर सिस्टम, ऑक्टल नंबर सिस्टम और हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। इसे हम दशमलव पद्धति कहते हैं। इसे हम द्वि-आधारित पद्धति कहते हैं। और इसमें देखा जाए तो यहाँ पे केवल हमें डेसिमल नंबर सिस्टम पद्धति, जो दशमलव पद्धति है, इसका हम गणित के विषय में यहाँ पर हम पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं दशमलव नंबर सिस्टम, डेसिमल नंबर सिस्टम। डेसिमल नंबर सिस्टम क्या होता है? जैसे कुछ संख्या, इसमें डेसिमल नंबर सिस्टम में 10 डिजिट होते हैं, इसमें केवल 10 अंक होते हैं। वो 10 अंक कौन कौन से हैं? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। ये हमारे जो है 10 अंक होते हैं। इसमें डेसिमल नंबर सिस्टम में 10 अंक होते हैं। जैसे कोई अंक दे दिया गया हो कि 5, 6, 7, 8, 9, तो इसमें हम 4, 5, 6, 7, 8, 9, इसमें पूछा जाए कि 7 का प्लेस अंक जातीय मान या अंकीय मान क्या होगा? इसका अंकीय मान 7 होगा, और इसका अंकीय मान या जातीय मान जो कह लीजिए, इसका 7 होगा। 8 का अंकीय मान कितना होगा? 8 होगा। 9 का अंकीय मान कितना होगा? 9 होगा। 5 का अंकीय मान कितना होगा? 5 होगा। तो इस तरीके से अगर अंकीय मान या जातीय मान पूछा जाए तो उसका वही अंक होगा जो इसमें होगा। जैसे 7 का अंकीय मान 7 होगा, 8 का अंकीय मान 8 होगा। और यहीं पर पूछ दे कि अंकीय मान की जगह अगर पूछ दे कि प्लेस वैल्यू यानी कि स्थानीय मान, तो स्थानीय मान अगर पूछेगा तो जैसे 4 जितने अंक हैं उसके बाद जितने भी अंक बचते हैं, जिस अंक का पूछ रहा है उसके बाद जो अंक बचता है उतना 0 लगा देंगे। जैसे 4 का पूछ रहा है तो 4 के आगे 1, 2, 3, 4, 5 0 लगा देंगे। 5 0। 5 का पूछ रहा है तो 5 के आगे 4 0 लगा देंगे। अगर 6 का पूछ रहा है तो 6 के आगे जो है 3 0 लगा देंगे। और 7 का पूछ रहा है तो 7 के आगे 2 0 लगा देंगे ये। और 8 का पूछ रहा है तो 8 के आगे 1 अंक बचता है, इसलिए 8 0। और 9 का पूछेगा तो केवल 9 ही रहेगा, इकाई। ये होता है हमारा प्लेस वैल्यू या जातीय मान। अब आइए हम नंबरों का जो है क्लासिफिकेशन थोड़ा कर ले। नंबरों का विभाजन हम कैसे करेंगे? जैसे मान लीजिए हम लोग किसी चीज का विभाजन तब करते हैं जब कई सारी चीजें हों, तब हम उसका विभाजन करते हैं। कोई अकेला एक चीजों का विभाजन नहीं होता, इसलिए हम विभाजन तभी कर सकते हैं किसी चीज का जब एक से अधिक नंबर हो, तो उसे हम क्लासिफिकेशन ऑफ नंबरों का विभाजन, संख्याओं का विभाजन। तो इसमें हम पहले देखेंगे, पहला हमारा क्या संख्याओं का विभाजन में
पहला है कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर यानी सम्मिश्र संख्याएं। सम्मिश्र संख्याएं क्या होती हैं? सम्मिश्र संख्याओं को हम वास्तविक संख्या और इमेजिनरी संख्या दो संख्याओं में इसे विभक्त करते हैं। एक होता है इसका वास्तविक संख्या, दूसरा इमेजिनरी नंबर यानी काल्पनिक। काल्पनिक संख्या, वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या। तो काल्पनिक संख्या क्या होता है कि एक वैज्ञानिक थे आयोटा, जिन्होंने एक नंबर दिया जिसे कहते हैं आई। आई की वैल्यू होती है आई इक्वल टू -1, √1 होता है इसकी वैल्यू। तो आई स्क्वायर होता है आई स्क्वायर इज इक्वल टू -1। जैसे हम कह दें कि √4 का रूट क्या रूट स्क्वायर क्या होगा? तो इससे हम कह सकते हैं 2 ±2, क्योंकि अगर हम प्लस का भी अगर स्क्वायर करते हैं तो वो भी 4 आएगा, और -2 का स्क्वायर अगर करते हैं तो वो भी 4 आएगा। लेकिन अगर यहीं कहीं -4 का अगर हमें निकालना हो तब उसके लिए हमें इस फार्मूले का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो इसमें क्या हो जाएगा कि -√1 × 4, ये कर सकते हैं इसको हम, या इसको ऐसे कर लीजिए ऐसे। तो हम इसको कर देंगे 2 √-1 ये। तो इस तरीके से ये है। और अब इसके बाद वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं दो होती हैं इसमें। वास्तविक संख्याओं में पहला दशमलव संख्याएं और एक होता है इंटीजर, पूर्णांक, दशमलव और पूर्णांक। तो दशमलव में देख लीजिए, जैसे दशमलव क्या होता है कि 0.50, 0.3333, फिर उसके बाद होता है क्या 0.1 2 3 4 5 6 3 2 8 9। ये दशमलव के बाद जो होते हैं इसे हम कहते हैं डेसिमल सिस्टम, दशमलव। तो अब थोड़ा सा चर्चा कर लें हम इसके बारे में, डेसिमल के बारे में। आइए थोड़ा डेसिमल के बारे में देख लेते हैं। दशमलव में दो तरह का होता है। एक पहला होता है
दूसरा, पहले का होता है रिपीटिंग, नंबर। दूसरा होता है नॉन रिपीटिंग, ये होता है रिपीटिंग यानी कि पुनरावृत्ति, और ये होता है नॉन पुनरावृत्ति, जिसकी हम मतलब दोबारा वो रिपीट ना हो, इसकी पुनरावृत्ति ना हो, तो ऐसे संख्याओं को हम कहते हैं दशमलव के। अब जैसे कोई क्वेश्चन कभी पूछ देता है कि सभी रिपीटिंग नंबर जो होते हैं वो डेसिमल नंबर होते हैं, दशमलव संख्या होते हैं, तो ये सही है, लेकिन सभी दशमलव संख्या जो है वो रिपीटिंग नंबर नहीं होते, उसमें नॉन रिपीटिंग भी होते हैं। तो आइए देखते हैं आगे। हाँ, जैसे देख लो इसमें 0.123, तो जैसा कि हमने देखा कि इसमें जो 0.123 है, इसके आगे 1 2 3 ये इस तरह का है, तो समझ लीजिए कि जो बार लगा हुआ है इसका मतलब ये कि आगे भी रिपीट हो रहा है, और जैसे हमने इसके ऊपर, इसके सर के ऊपर ऐसे बार लगा दिया तो जो ये संख्याएं आगे वाली हैं ये हट जाएंगी, इसे हम कहते हैं टर्मिनेटिंग नंबर, इसे टर्मिनेटिंग नंबर भी कहते हैं। जब हाँ, फिर जैसे ये 3 है, 3 के आगे 3 2 कितना भी 3 लगा दें, फिर जैसे हमने उसके ऊपर एक बार लगाया ये बाकी संख्याएं हट जाएंगी, ये संख्या जैसे ही हट जाएंगे तो इसे कहते हैं टर्मिनेट नंबर या समाप्त नंबर, पूर्णतः समाप्त नंबर। लेकिन आगे इसकी पुनरावृत्ति आगे भी होगी क्योंकि इसके ऊपर बार लगा है, तो जो ये संख्याएं हैं वो आगे भी बढ़ती चली जाएंगी, या आगे भी हम इसको हम प्रसार कर सकते हैं। तो इसे हम p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, इसे हम p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, और इसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। और ये है नॉन टर्मिनेटिंग, इसे हम टर्मिनेट नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि यह रिपीटिंग नहीं है, ये नंबर रिपीटिंग नहीं है, हम उसी नंबर को टर्मिनेट कर सकते हैं जो रिपीटिंग है, जो रिपीटिंग नहीं है उसे हम टर्मिनेट नहीं कर सकते। तो जैसे 0.1 2 3 4 5 7 9 3 2 3 4, तो ये संख्याएं जो है रिपीट नहीं हो रही है, इसे हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे देख लेते हैं p बाई क्यू के फॉर्म में 4/5, ठीक है, ये हमारा परिमेय संख्या होता है। और 0.6, और हमने कहा बार लगा होता है तो 0.6 हो गया, फिर 0.13 के ऊपर बार लगा दीजिए, ये 0.13, ये इसके ऊपर बार, ये परिमेय संख्याएं होती हैं। और अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं? अपरिमेय संख्याएं जैसे √2, √3, और जैसे कि ये होती हैं अपरिमेय संख्याएं। सभी अपरिमेय संख्याएं दशमलव संख्याएं होती हैं, सभी अपरिमेय संख्या डेसिमल नंबर होती है, लेकिन सभी डेसिमल नंबर अपरिमेय संख्या नहीं होते हैं। उसी तरह हम कह लें कि सभी जो परिमेय संख्याएं होती हैं वह दशमलव संख्या या डेसिमल नंबर होती हैं, लेकिन सभी डेसिमल नंबर परिमेय संख्या नहीं होती। इस तरह के एग्जाम में भी प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो आइए थोड़ा सा हम देख लेते हैं अब इसके आगे। अच्छा, एक चीज हमने इसमें मिस्टेक कर दिया था थोड़ी सी, कि जहां हमने क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स लिखा था वहां पे हमने लिखा था सम्मिश्र संख्या। सम्मिश्र संख्या की स्पेलिंग वो मीनिंग होती है कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर। तो वहां पे हमने कंपोजिट नंबर लिख दिया था, तो उसको थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिएगा आप लोग, थोड़ा सा ये मिस्टेक हो गया, इसके लिए सॉरी। तो ए और बी के बीच परिमेय संख्या, ए और बी के बीच
परिमेय संख्या। ए और बी के बीच परिमेय संख्या क्या होगा? ए के प्लस बी अपॉन के प्लस 1, जहां k इज इक्वल टू 1 2 3 डैश आगे ये है k इज इक्वल टू 1 2 3। और जैसे k की वैल्यू अगर हम 1 रख देते हैं तो a प्लस बी अपॉन 2, और k की वैल्यू अगर हम 2 रख देते हैं तो 2a प्लस बी अपॉन 3, ये होते हैं वैल्यू। अगर हम k की वैल्यू 3 रख दें तो 3a प्लस बी अपॉन 4, ये इसके a और b के बीच परिमेय संख्या ये होते हैं। इसका एक फॉर्मूला हो गया। और a और b के बीच अपरिमेय संख्या, तो अंडर रूट a इंटू बी और रूट a इंटू बी, ये a और b के बीच अपरिमेय संख्या होती हैं। तो जैसे हमने दो संख्याएं ले ली, 3 और 2 संख्या हमने ले लिया 3 और 2, तो 3 और 2 के बीच जो अपरिमेय संख्या है √2 इंटू 3, तो इक्वल टू √6, ये हमारा उत्तर है। 3 और 2 के बीच जो परिमेय संख्या है उसकी ये वैल्यू आ गई √6। तो अब आइए हम थोड़ा सा अब इसके में देख लेते हैं इंटीजर, जो पूर्णांक है। पूर्णांक क्या होते हैं? थोड़ी चर्चा पूर्णांकों के बारे में, इंटीजर के बारे में कर लें। इंटीजर पूर्णांक, तो इंटीजर जो है वो 3 प्रकार के हैं। इंटीजर में 3 पार्ट हो जाते हैं। एक तो हो जाता है आपका पॉजिटिव इंटीजर, और ये नेगेटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर और नेगेटिव इंटीजर यानी कि धनात्मक और ऋणात्मक, धनात्मक पूर्णांक और ऋणात्मक पूर्णांक। और तीसरा क्या होता है? तीसरा होता है 0। धनात्मक पूर्णांक जैसे 1 2 3 4 डैश इनफाइनाइट। यह धन प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय होता है। यह प्राकृतिक संख्याओं
का समुच्चय, यह जो है प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय होता है, यह प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय होता है। और जो नेगेटिव इंटीजर है, ऋणात्मक पूर्णांक है, वो होता है माइनस इनफाइनाइट से कैपिटल डैश -2 -1 0 1 2 कैपिटल डैश इनफाइनाइट, ये होता है ऋणात्मक पूर्णांक। और जो ये जीरो है, जब ये यह जीरो जो है जब इसके साथ आके मिल जाता है तब ये हो जाता है पूर्णांक। तो ये हो जाते हैं पूर्णांक, पूर्ण संख्याएं, सॉरी पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्या मतलब 0 1 2 3 डाटा डाटा इनफाइनाइट, ये हो गए पूर्ण संख्याएं, पूर्ण संख्याएं। जब ये जीरो इन प्राकृतिक संख्याओं से मिलता है आके, तब ये हो जाते हैं पूर्ण संख्याएं। देखिए ये प्राकृतिक संख्याएं हैं, ये हमें प्रकृति से प्राप्त हुए हैं। और ये जो शून्य है इसका आविष्कार आर्यभट्ट ने किया था। तो जैसे कह ले कि जब आर्यभट्ट ने इसका आविष्कार किया था, पहले नहीं था, तो रावण के 10 से कैसे गिने गए? तो वहां पे ये 10, ये वाला 10 था, ये 10 दशानन, उसे दशानन कहा गया। इसलिए अभी तक अब लोग जो है कि उसकी कल्पना कर रहे हैं कि उसके 10 सिर रहे होंगे, कि इसीलिए उसका नाम दशानन पड़ा। तो छोड़िए उन बातों को। हाँ, ये पूर्ण संख्याओं का समुच्चय है, समुच्चय, यह पूर्ण संख्याओं का समुच्चय है। और एक चीज ध्यान रखिएगा कि जीरो अकेले कभी भी पूर्ण संख्या नहीं होती, जीरो अकेले कभी भी पूर्ण संख्या नहीं होती। जब इसके साथ, इन संख्याओं के साथ जब आके मिल जाती है तब यह पूर्ण संख्याएं हो जाती हैं। जीरो अकेले कभी भी पूर्ण संख्या नहीं होती। अब आइए थोड़ा सा इंटीजर में थोड़ा और देख लेते हैं, इसमें तो और है, थोड़ा सा इसमें और है, इसको मिटा दे रहे हैं, इसकी जगह दूसरा कुछ देख रहे हैं। इसकी जगह हम थोड़ी दूसरा कुछ देख रहे हैं। जैसे होता है इवन नंबर, सम संख्या, सम संख्या, सम संख्या। और ये होता है विषम संख्या। सॉरी थोड़ी लाइट चली गई है, अब देखते हैं कि लाइट कब आती है। तो ये हो गया सम संख्या और विषम संख्या। सम संख्या वह संख्या होती है जो 2 से विभाजित हो। सम संख्या हम उसे कहेंगे जो 2 से पूर्णतया विभाजित हो, डिविजिबल बाय 2, यानी कि 2 से विभाजित, 2 से विभाजित होने वाली संख्याओं को हम सम संख्या कहते हैं। और जो संख्याएं 2 से नहीं विभाजित होती हैं उसे हम विषम संख्या कहते हैं। वह संख्या जो 2 से विभाजित ना हो, 2 से। तो जैसा कि आपने देखा कि सम संख्याएं 2 से विभाजित होती है। सम संख्या वो होती है जो 2 से विभाजित हो जाए, जैसे माइनस इन्फिनिटी से 4 2 0, फिर उसके बाद 2 4 इन्फिनिटी तक। तो जैसे हमने यहाँ एक संख्या रेखा पर ले लिया इसको, माइनस इन्फिनिटी से, ये देखिए -4, फिर -2 और फिर 0, फिर 2, फिर 4। जीरो जो है हमारा एक सम पूर्णांक है, जीरो जो है सम पूर्णांक है। -2 के बाद डायरेक्ट 2 नहीं आएगा, 0 आएगा, फिर उसके बाद ही 2 आएगा।
तो जीरो जो है वो सम संख्या है, सम पूर्णांक है, ठीक है। और आप विषम पूर्णांक की बात कर ले तो माइनस इन्फिनिटी से 3 फिर 1 माइनस 1 1 3, इसमें जीरो नहीं आएगा, ठीक है। विषम पूर्णांक में जीरो नहीं आएगा। तो और इसमें क्या है कि हम एक फार्मूला है सम और विषम को बताने का कि जीरो जो है सम है या विषम है, या जो एक और फार्मूला है उसे हम देख लेते हैं थोड़ा। सम और विषम के गुण, सम संख्या और विषम संख्या के गुण। आइए अब देखते हैं सम संख्या और विषम संख्या के क्या क्या गुण होते हैं, कौन कब हम कहेंगे ये संख्या सम है या विषम। सम विषम के गुण, सम और विषम के गुण। देखिए सम संख्या प्लस सम संख्या, सम प्लस सम का अगर हम सम और सम को जोड़ेंगे तो हमारी जो संख्या बनेगी वो सम संख्या बनेगी। जैसे 2 4 6 8, इनको हम आपस में जोड़ेंगे तो सम संख्या ही बनेगी। और उसके बाद क्या होता है कि ऑड और ऑड, या कह लीजिए विषम प्लस विषम बराबर सम, विषम और विषम बराबर सम संख्या है। अब देख लेते हैं सम संख्या प्लस विषम संख्या। जैसे मान लीजिए सम संख्या 2 है, विषम संख्या 1 है, तो इसको जोड़ेंगे तो हमारी वो संख्या विषम संख्या होगी। जैसे अब हम थोड़ा सा देख लेते हैं जीरो सम संख्या है या विषम संख्या। तो आइए देखते हैं जीरो। पहले इसमें हम देखें कि जीरो सम संख्या है या विषम संख्या। तो पहले हम देख लेते हैं जीरो विषम लेके चलते हैं कि जीरो हमारा जो है वो विषम संख्या है। तो जीरो को हमने विषम लिया, जीरो को सॉरी बराबर विषम, जीरो हमारा विषम है। तो -2 2 -2 इज इक्वल टू 0। एक सम संख्या हमने ले लिया 2, एक सम संख्या ले लिया -2 इक्वल टू 0। जैसा कि हमने कहा जीरो विषम है, इसलिए ये प्रॉपर्टी फेल हो जाती है। यहाँ पे सम इक्वल टू सम होता है, सम प्लस सम बराबर सम होता है। हमने एक सम संख्या लिया 2, एक सम संख्या लिया -2, तो दोनों को हमने ऐड कर दिया तो आ गया 0। जबकि सम संख्या 0 है, लेकिन यहाँ पे हमने क्या कहा है कि 0 एक विषम संख्या है, हमने विषम 0 को विषम लिया, इसलिए ये प्रॉपर्टी फेल हो गई, गलत हो गया। और एक विषम संख्या हम ले लेते हैं, जैसे विषम संख्या हम ले लेते हैं, मान लीजिए 0 हो गया, 0 एक विषम संख्या है, 0 प्लस 1 इज इक्वल टू 1। यहाँ सम संख्या होना चाहिए, लेकिन यहाँ विषम संख्या आ रहा है, तो ये भी प्रॉपर्टी हमारी फेल हो गई। या फिर यहाँ पे कर लीजिए 3 कर लीजिए इसको 3, ये विषम संख्या हो गई, तो ये प्रॉपर्टी भी हमारी फेल हो जा रही है। अब यहाँ पे रख के देख लेते इस फार्मूले में, सम संख्या हमने रख लिया मान लीजिए 2 और विषम संख्या हमने रख लिया 0 इज इक्वल टू 2। यहाँ सम संख्या होना चाहिए, क्योंकि फार्मूले में विषम लिखा हुआ, विषम होना चाहिए, लेकिन यहाँ सम संख्या आ गया, इसलिए ये भी फार्मूला फेल हो गया। अब हम क्या करते हैं कि 0 को सम संख्या ले लेते हैं। अब हम लिखते हैं कि 0 बराबर सम संख्या, 0 क्या है हमारा सम है।
अब देख लीजिए, जीरो जो है सम संख्या है, तो क्या ये प्रॉपर्टी फेल होती है या नहीं? जीरो को हम सम संख्या मान लेते हैं। देखिए, सम संख्या 0 प्लस 2 इज इक्वल टू 2। ये फार्मूला जो है ये बिल्कुल सटीक बैठ रहा है। देखिए, सम संख्या निकल गया। और एक विषम संख्या ले लें हम, 1 प्लस, मान लीजिए विषम संख्या हम 1 की जगह 3 ले लेते हैं। एक विषम संख्या एक ये 3 ले लेते हैं, और एक मान लीजिए 1 ले लेते हैं, इज इक्वल टू 4। विषम और विषम का योग सम संख्या हो गया 4। ये भी फार्मूला सटीक बैठता है। ठीक है, एक सम संख्या है आपका 0 प्लस विषम संख्या है 3 इज इक्वल टू 3। विषम संख्या आई 3 जो है विषम संख्या। इसका मतलब कि 0 जो है हमारा सम संख्या है, विषम संख्या नहीं है। जैसे हमने 0 को सम संख्या मान के चला, तो ये सारे फार्मूले में बिल्कुल सटीक बैठ गया। और 0 को हमने विषम माना, तो ये फार्मूला सटीक नहीं बैठा। तो 0 एक सम पूर्णांक है। 0 एक सम पूर्णांक है। अब आइए थोड़ा सा हम बातें कर ले जो कि धनात्मक इंटीजर। इंटीजर की दो थे, धनात्मक एक ऋणात्मक। तो धनात्मक इंटीजर के बारे में बात कर लेते हैं थोड़ा। धनात्मक इंटीजर, सॉरी, धनात्मक पॉजिटिव इंटीजर यानी कि धनात्मक पूर्णांक। धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक। धनात्मक पूर्णांक क्या होता है, इसके बारे में थोड़ी चर्चा कर ले। धनात्मक पूर्णांक दो होते हैं। एक तो प्राइम नंबर होता है, ये प्राइम नंबर यानी कि अभाज्य संख्या। प्राइम नंबर यानी कि अभाज्य संख्या। दूसरा होता है कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर मतलब भाज्य संख्या। तीसरा क्या हो गया, एक। तो अभी हम चर्चा कर लेते हैं इसके बारे में। प्राइम नंबर यानी कि भाज्य संख्या। भाज्य संख्या वह संख्या होती है जिसके केवल और केवल दो गुणांक हों। जिसके केवल और केवल दो ही गुणांक हों, उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे एक तो उसका गुणांक हो जाएगा 1 और दूसरा वह स्वयं। जैसे 2, 3, 5, तो इसमें 2, 3, 5 जो है इसका एक गुणांक तो 1 होगा, इसका अपना 1, और दूसरा वह स्वयं होगा 1 और 2 स्वयं। इसका भी 1 और 3, 1 और 5। यह इसका केवल दो ही गुणांक होगा। जिसका दो गुणांक हो वो अभाज्य संख्या होती है। अभाज्य संख्या वो संख्या होती है जिसका केवल दो ही गुणांक हो, एक तो 1 हो और दूसरा स्वयं हो। और 2 एक सम अभाज्य संख्या है। 2 जो है एक सम अभाज्य संख्या है। 2 क्या है, एक सम अभाज्य संख्या है। 2 एक सम अभाज्य संख्या है।
जैसे कभी कभी क्वेश्चन पूछता है 1 से 50 तक कितने अभाज्य संख्याएं हैं, 1 से 50 तक कितने अभाज्य संख्याएं हैं, तो और उसके बाद 50 से 100 तक कितने अभाज्य संख्याएं हैं, तो फिर उसमें पूछ देता है 1 से लेकर 100 तक कितने अभाज्य संख्याएं हैं। तो इसके बारे में हम थोड़ा सा बता दें आपको कि 1 से लेकर 50 तक 15 और 50 से लेकर 100 तक 10 और 25, 15, 10 और ये 25। तो 1 से लेकर 50 तक 15 अभाज्य संख्या है और 50 से लेकर 100 तक 10 और फिर 25, 1 से लेकर 100 तक 25 अभाज्य संख्याएं होती हैं। 1 से लेकर 100 तक की गिनती में 25 अभाज्य संख्याएं होती हैं। अब आप बात कर लेते हैं कंपोजिट नंबर की। अभाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं जिससे 2 से अधिक, सॉरी भाज्य संख्याएं, कंपोजिट नंबर भाज्य संख्याएं। भाज्य संख्याएं वो होती है जिसमें 2 या 2 से अधिक गुणांक हो, जैसे जिसके 2 से अधिक गुणांक हो। अभाज्य संख्या वो संख्या होती है जिसे 2 से अधिक गुणांक, 2 से अधिक गुणांक, जिसके 2 से अधिक गुणांक हो उसे हम अभाज्य संख्या करते हैं। जैसे 4, 6, 8 आगे इनफाइनाइट तक, ये हमारे हो गए कंपोजिट नंबर भाज्य संख्याएं। ठीक है। और एक, जो ये एक है, कभी कभी पूछ देते हैं क्वेश्चन की मतलब एक क्या है, भाज्य संख्या है या अभाज्य संख्या है। तो आपको बता दें हम कि एक जो है न तो भाज्य है, न तो ये भाज्य है और न ही अभाज्य। एक जो है ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य संख्या है। एक ना तो भाज्य है और ना अभाज्य है। और अब इसके बाद आता है रिलेटिव प्राइम। तो आज की क्लास में बस इतना ही। आगे जो बचता है रिलेटिव प्राइम, तो इससे बाद और भी जो चीजें हैं वो अगली क्लास में। तो आपको यदि हमारा चैनल अच्छा लगे तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। आप लोगों से विनती है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।